भाइयों, इस वीडियो में मैंने ALPCVT 2 पार्ट ए का पूरा सिलेबस प्रीवियस ईयर के पैटर्न के मुताबिक एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। 18 घंटे की नॉनस्टॉप मेहनत का नतीजा है ये मास्टरपीस कंटेंट जो आपके एग्जाम में एकदम आगे रखेगा। तो भाइयों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज के भाई मेरे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन का है। देखिए क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लंबकोणीय प्रक्षेप का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई मेरे इसका मुख्य उद्देश्य है ना 3D वस्तु को 2D रूप में दर्शाना, ताकि उसका जो डायमेंशन है उसको सही से समझा जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन प्रथम कोण प्रक्षेप और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन तृतीय कोण प्रक्षेप के बीच मुख्य अंतर क्या है, और भारत में मुख्य आमतौर पर किस प्रक्षेप का विधि का पालन किया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का पालन किया जाता है और प्रक्षेपण तलों की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति। तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रतीकों में कौन सा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। तो भाई मेरे एक छोटा वृत्त और एक बड़े वृत्त के बाई, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भाई मेरे, एक ठोस घन है इस प्रकार रखा गया है कि उसका एक फलक ऊर्ध्वाधर VP के समानांतर है और क्षैतिज तल HP के समानांतर है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे दिखेगा, दोनों बर्गे दिखेगा। फ्रंट व्यू दिखेगा तो बर्गे दिखेगा, और टॉप व्यू दिखेगा तो क्या चीज दिखेगा, बर्गे दिखेगा, क्योंकि इसका घन का डायमेंशन क्या होता है, बराबर ना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूज का देखिए, किसी वस्तु के कितने मुख्य ऑर्थोग्राफिक व्यू लंबकोणीय दृश्य होते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसे पूरी तरह से दर्शाने के लिए किया जाता है। तो भाई मेरे इसका मुख्य कितना होता है, 3 गो होता है, 3 गो होता है व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भाई मेरे, यदि किसी वस्तु को फ्रंट व्यू एक वृत्त है, फ्रंट व्यू एक वृत्त है और टॉप व्यू एक आयत है, तो वस्तु का संभावित आकार क्या है। तो देखिए एक वृत्तवा में कैसे बेलन बनाते हैं, तो बेलन कैसा रहता है, बेलन को इधर से देखिएगा तो अगर ये प्रक्षेप बनाता है तो कैसा दिखेगा, है आयत के जैसा, और ऊपर से देखिएगा तो ये कैसा रहता है, गोलाकार रहता है, तो कैसे दिखेगा, वृत्त के जैसा। तो कौन सा एक संभावित होता है, इसका बेलन एक संभावित बन सकता है। इसको नंबर सी करेक्ट होगा ना। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, ऑक्सिलरी व्यू सहायक दृश्य कब आवश्यक होते हैं। तो जब वस्तु में झुके हुए सतहें विशेषताएं हो जो मुख्य व्यूज में अपनी वास्तविक आकृति में नहीं दिखाई देती है। तो भाई मेरे इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी जटिल मशीनरी के ड्राइंग में डिटेल्स को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए किस प्रकार के व्यू का उत्पादन किया जाता है। तो भाई मेरे देखिए क्वेश्चन है, किसी जटिल मशीनरी के ड्राइंग में डिटेल्स को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए किस प्रकार के व्यू का उपयोग किया जाता है। तो भाई मेरे मैं पहले भी बताया था, इसका किसका उपयोग करते हैं, सेक्शन व्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में समानांतर रेखाएं खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करेंगे, टी स्क्वायर का। किसका उपयोग करेंगे, टी स्क्वायर का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न कोणों को मापने और चिन्हित करने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न कोणों को मापने के लिए भाई मेरे प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ड्राइंग शीट पर एक निश्चित अनुपात में आकार को कम या बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भाई मेरे रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग स्केल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर सुरक्षित रूप से लगाने के लिए आमतौर पर किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो भाई मेरे ड्राइंग पिन या टेप का उपयोग करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, लाइंस का है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी वस्तु के दृश्यमान किनारे को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग करते हैं। तो भाई मेरे करते हैं आपका कंटिन्यूअस मोटी लाइन, थिक लाइन जो रहती है उसी का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के छिपे हुए किनारों या विशेषताओं को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। तो भाई मेरे ये आपका किया जाता है डैशड थिन लाइन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयाम डायमेंशन दिखाते समय आयामों रेखाओं के सिरों पर किस प्रकार के तीर का निशान बनाए जाते हैं। तो भाई मेरे ये बनाए जाते हैं आपका क्लोज्ड और फील्ड एरोहेड, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटर लाइन का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो भाई मेरे आपका किया जाता है समरूपता दिखाने के लिए, समरूपता की अक्षों और
वृत्ताकार भी संस्थाओं को केंद्रित करने के लिए आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है तो क्षेत्र की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपका जो है चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, कह रहा है आपका क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं चौड़ाई इसका जो है x मीटर, तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा x + 5 मीटर हो जाएगा। आप कह रहा है दोनों का जो है क्षेत्रफल x × x + 5 बराबर आपका दिया हुआ है 150 वर्ग मीटर। अब यहाँ से जो इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो x बराबर आपको निकल के आएगा 10। आपका इसमें से लंबाई निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10 + 15, और चौड़ाई निकलेगा तो आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका जब परिधि निकालिएगा तो परिधि निकालिएगा तो 2 × l + b, तब 15 10 25 दूने कितना हो जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग अंकित है। ध्यान से समझते हैं भाई मेरे प्यार से। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग अंकित है, एक वर्ग अंकित है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल आपका दिया है, इसका जो एरिया है ये आपका दिया हुआ है 200। वर्ग का क्षेत्रफल 200, ये जो एरिया है भाई मेरे आपका, ये आपका दिया हुआ है 200, ये आपका 200 दिया है, ठीक है ना। तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल वगैरह का होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले इसको आपको वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, जब आपको व्यास या त्रिज्या मालूम रहेगा तब तो इसको निकालिए, त्रिज्या निकालिए, देखिए कैसे निकलता है। आपका वर्ग का क्षेत्रफल 200 दिया हुआ है, तब वर्ग का क्षेत्रफल कच्ची होता है भुजा स्क्वायर। 200 बराबर आपका कच्ची हो जाएगा 200 बराबर भुजा स्क्वायर आपका आ जाएगा, ये स्क्वायर निकालिएगा तो ये बराबर आएगा आपका 10√2, ठीक है ना। जब 10√2 आएगा, जब 10√2 आएगा, यहाँ से आपका 10√2 आएगा, 10√2 आएगा तो ये आपका आएगा भुजा। तो वर्ग का विकर्ण वर्ग कुछ होता है √2 है, वर्ग का विकर्ण वर्ग कुछ होता है √2 है। तो 10×20 यहाँ से आएगा 20 सेंटीमीटर, 10×20 सेंटीमीटर √2 है। तो यहाँ से वर्ग का विकर्ण कितना आएगा 20, तो 10 को 100, यहाँ से आएगा आपका 10 सेंटीमीटर आपका आएगा कुछ 10 सेंटीमीटर आएगा आपका त्रिज्या। तो त्रिज्या तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग अंकित है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम प्यार से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग अंकित है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम प्यार से समझते हैं। देखिए एक आपका दिया हुआ है, इसमें एक वृत्त के अंदर एक वर्ग अंकित है, ये आपका इसमें एक वर्ग अंकित है, ठीक है, बना लेते हैं वर्ग अंकित है। अब वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना आपका दिया हुआ है, ये जो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपका 200, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। ये जो है ना आपका भाई मेरे, ये आपका दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है आपका 200 आपका दिया हुआ। तो आपका कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल रहने के लिए क्या चाहिए आपको, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए त्रिज्या या तो बेस रहेगा तब ना पाई r स्क्वायर लगाइएगा। तो निकालते हैं इसको। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, तो पहले क्या करेंगे, इसको वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ तो इसको क्या करते हैं कि पहले इसको भुजा निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कच्ची होता है 200 बराबर जब निकालिएगा भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर है, तो यहाँ से ए बराबर निकाल के आएगा आपका 10√2।
ए बराबर 10√2 आएगा, ठीक है ना। जब 10√2 आएगा तो यहाँ से आपका विकर्ण निकालिए, ये जो आपका विकर्ण है ये वाला निकालिए आप, ये वाला निकालिए, विकर्ण निकालिए। तो विकर्ण जब निकालिएगा तो बार का विकर्ण और कैसे होता है, √2 गुना भुजा। तब विकर्ण निकालिएगा, विकर्ण जब निकालिएगा तो √2 गुने भुजा कीजिएगा तो आएगा आपका 20 काची आया, ये आपका आया, यहाँ से देखिए, यहाँ से दिखेगा ये आपका है भाई मेरे, आपका ये आपका है आपका वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास आया 20 सेंटीमीटर। तो इसको त्रिज्या में बदलिए तो कितना आएगा त्रिज्या, r बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जब इसको क्षेत्रफल निकालिएगा, एरिया आएगा आपका पाई r स्क्वायर लगाइएगा तो ददहों को कितना आएगा 100 पाई r स्क्वायर, 100 पाई आपका आ जाएगा 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका जो है ना भाई मेरे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है भाई मेरे, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 924 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन, आप इसे मेंसुरेशन मैथ में भी पढ़े होंगे। तो चलिए बनाते हैं इसके भाई मेरे। देखिए आपका आयतन दिया हुआ है 924 घन सेंटीमीटर, 924 घन सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर लगाइएगा, पाई r स्क्वायर और हमको निकालना है, गुना h का मान दिया हुआ है यहाँ पे आपका 6 सेंटीमीटर। अब देखिए काटिए इसको, यहाँ से काटिएगा तो 2 × 88 और 2 × 2 = 44, आपका 42 कटेगा। यहाँ से काटिएगा 6 × 7 = 42 हो जाएगा और 7 × 7 = 49, इसलिए r बराबर जब निकालिएगा तब आएगा आपका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आपका आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक ठोस धात्विक गोला है को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में डाला जा रहा है। मतलब गोला को पिघला दे रहा है और शंकु में उसको ढाल दे रहा है, और जिसके शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। तो कह रहा है गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम सभी को पता है जब भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में डाला जाता है पिघला के तो उसका आयतन सेम होता है। तो यहाँ पे निकालते हैं, गोला का आयतन बराबर किसका होता है, शंकु का आयतन। तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब बराबर आपका हो जाएगा कितना, शंकु का आयतन बटा 3 पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से देखिए छोटा कीजिए, ये आपका 3 कटेगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 4r क्यूब बराबर r स्क्वायर h, ठीक है ना। अब देखिए आपका 4r, इसमें आपका गोला वाला है 4r क्यूब, गोले की त्रिज्या हमको निकालनी है, इसको ऐसे रखते हैं 4r क्यूब बराबर है आपका r स्क्वायर, और शंकु त्रिज्या आपका है 6 × 6, ऊंचाई इसका भी दिए हुआ है 27 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकालिएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 कटेगा, 2 तिया 6, इसीलिए r बराबर जो है, इसीलिए r क्यूब बराबर जो है आपका, r क्यूब बराबर आपका आएगा 243 आएगा। अब यहाँ से जब r बराबर जब निकालिएगा 243 के घन जब कीजिएगा ना तो आपका आएगा 9√3, यही आपका सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है भाई मेरे। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा इसको, ये जो है ना आपका 9 जो है 3 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा, 9√3 करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रतिरोधक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं। समझाना है कि प्रतिरोध को प्रतिनिधित्व सिंबल कैसे किस प्रकार रहता है। तो देखिए प्रतिरोधक कैसे रहता है, आपका ऐसा लाइन रहता है, उसमें ऐसा जिगजैग टाइप का, ऐसे टाइप का लाइन रहता है। तो एक कच्ची है, जिगजैग लाइन है, तो क्या एक कुछ होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, एक सीधी जिगजैग लाइन, आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल्डिंग ड्राइंग में बट वेल्ड को दर्शाने के लिए किस प्रकार का प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो भाई मेरे ये याद रखिएगा, 2 समानांतर है ना रेखाएं का प्रयोग करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइपिंग आरेख में एक ग्लोब बल्ब का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं। तो भाई मेरे एक समलंब चतुर्भुज का उपयोग करते हैं, आपका उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ड्राइंग में ग्राउंड कनेक्शन को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं। तो भाई मेरे
तीन समानांतर क्षैतिज रेखाएं नीचे की ओर आकार में घटते हुए, इसका याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक इंजन द्वारा किया गया कार्य 2 किलोवाट घंटा है, इसे जूल में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा में हम सबको पता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। देखिए भाई मेरे 1 किलोवाट घंटा में होता है आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है, अब इसको देखिए 1 किलोवाट में इतना घंटा है, 2 किलोवाट में पूछ रहा है, 2 किलोवाट घंटा में कितना होगा 2 गुने 3.6 गुना 10⁻6 गुना कर दिएगा तो कितना आएगा आपका, इसको कीजिएगा सोल्व में तो आपका आएगा 72 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यही भाई मेरे आपका जूल आंसर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरे, यदि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और बल की दिशा में 5 मीटर की दूरी तय करती है तो किया गया कार्य जूल में कितना होगा। यदि यह कार्य 2 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति वाट में कितनी होगी। तो भाई मेरे 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, अब विस्थापन कितना हो रहा है, 5 मीटर विस्थापित हो रहा है, तब कार्य कितना हो जाएगा। कार्य बराबर होता है, सबको पता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो देखिए आपका, देखिए यहाँ पे बल कितना है आपका दिया हुआ 10, विस्थापन कितना हो रहा है 5, तो आपका कितना आएगा इसमें 50 जूल आपका आ जाएगा कार्य। अब कह रहा है इसमें शक्ति कितना होगा, तो शक्ति बराबर कुछ होता है कार्य बटा समय, तो शक्ति यहाँ पे आपका कार्य निकल गया 50, समय दिया गया समय कितना है 2 सेकंड, तो यहाँ से कीजिएगा तो आपका आएगा, 25 वाट। यही भाई मेरे आपका करेक्ट आंसर होगा, 50 जूल और 25 वाट, 50 जूल 25 वाट। देखिए आपका इस ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एकदम प्यार से समझते हैं, एक चालक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसे एम्पियर में व्यक्त कीजिए। तो भाई मेरे याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर में जो है ना, 1 मिली एम्पियर में 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। आप इसे याद रखिएगा, आप इसे जो है ना, आप इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, पूछा जाता है। तो आपको कह रहा 5 मिली एम्पियर में कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो बदलिए इसको, 5 मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा 5 गुने 10 पे पावर -3। अब इसको कीजिएगा तो ये आपका जो है 5 वाला, ये आपका जो है 5 बटा 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 0 दशमलव, देखिए अब भाई मेरे इसको देखिए 5 बटा 1 2 3 शून्य है। अब इसको देखिएगा तो ये आपका आएगा 0.005, यही है ना भाई मेरे आपका, यही इतना एम्पियर आएगा आपका, ये इतना एम्पियर आएगा भाई मेरा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाई मेरे, एक पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर 980 न्यूटन है और पिंड का द्रव्यमान जो है किलोग्राम में हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो भाई मेरे होता है W बराबर mg होता है। आपका भार यहाँ पे 980 न्यूटन दिया हुआ है, हमको m निकालना है और g का भी मान हमको दिया हुआ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप m निकालिएगा तो कितना आएगा, ये आपका नीचे में 10 जाएगा और ये 10 कटेगा तो m बराबर कितना निकल के आएगा 100 किलोग्राम आपका निकल के आएगा भाई मेरे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजरमेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, किसी वस्तु की सटीक लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसकी सटीकता 0.1 mm, सॉरी यहाँ पे भाई मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा। ये जो है ना आपका, जिसको सटीकता जो है 0.02 mm है। करेक्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसकी सटीकता 0.02 mm है। तो भाई मेरे लिस्ट अकाउंट होता है आपका वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm, आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार वस्तु का बाहरी व्यास मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उपकरण है। तो बेलनाकार वस्तु को बाहरी रूप से मापने के लिए आपका जो है ना भाई मेरे वर्नियर कैलिपर जो बेस्ट ऑप्शन है, इसमें वर्नियर कैलिपर बेस्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है भाई मेरे, एक तार का व्यास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसकी सटीकता बहुत अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा सटीकता मतलब सबसे कम लीस्ट काउंट किसका होता है? तो सबसे कम लीस्ट काउंट होता है भाई मेरे आपका 0.01 mm माइक्रोमीटर का, और से माइक्रोमीटर। वर्नियर कैलिपर का यदि ये भी रखिएगा 0.02 mm होता है, ये भी पूछता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भाई मेरे, किसी सतह की समतलता को जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो भाई मेरे करते हैं स्लिप गेज और सरफेस प्लेट का। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और पृथ्वी की सतह पर इसका भार कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण आपका दिया हुआ है। तो भाई मेरे आपका पिछले बार m निकालना था, अभी आपको w निकालना है। तो w बराबर क्या होता है mg। यहाँ पे आपका द्रव्यमान दिया हुआ 10 किलोग्राम और 9.8 इसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण नहीं है, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 98 न्यूटन। यही आपका भाई मेरे करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक लोहे के टुकड़े का आयतन 0.02 घन मीटर है और उसका द्रव्यमान 156 kg है, तो लोहे का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो लोहे का घनत्व हमको पता है भाई मेरे होता है घनत्व और फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, आपका द्रव्यमान इसमें दिया हुआ 156 kg, ठीक है ना। आयतन आपका दिया हुआ है 0.02। अब देखिए इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका देखिए ऊपर में जाएगा 156 है, 156 है, ये नीचल का ऊपर सुना जाएगा 2 और नीचे 2 होगा, तो आपका कितना आएगा 7800। और घनत्व के ऐसा यूनिट क्या होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। यही है भाई मेरे आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा 7800 kg प्रति मीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यमान और भार के बीच सही अंतर को दर्शाता है? तो भाई मेरे सबको पता है द्रव्यमान जो है कहीं नहीं बदलता है, कहीं नहीं बदलता है, कहीं नहीं बदलेगा, कहीं नहीं। अब भार जो है आपका ये भार जो है चेंज होता है, बदलता रहता है, ये आपका बदलता रहता है, इसी अंतर है भाई मेरे। ये आपको देखिए क्वेश्चन खोजिए, द्रव्यमान परिवर्तनशील होता है जबकि भार स्थिर रहता है, ये तो गलत है ना, ये आपका गलत है, गलत है। द्रव्यमान एक सदिश भार के नहीं, द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है जबकि उस पर भार लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक क्वेश्चन है भाई मेरे, पानी का घनत्व 1000 kg प्रति घन मीटर है। यदि एक वस्तु का आयतन 0.005 घन मीटर है और उसका द्रव्यमान 2 kg है, तो क्या यह वस्तु पानी में तैरेगी या डूबेगी? तो वस्तु पानी में तैरेगी, कब डूबेगी? तो भाई मेरे जब वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से जब अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी, और जब वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम रहेगा तो वस्तु तैरेगी। तो भाई मेरे यहाँ से आपको पहले आयतन दिया हुआ है वस्तु का और द्रव्यमान भी दिया हुआ, तो इसमें घनत्व निकालिए। तो घनत्व बराबर जब निकालिएगा तो द्रव्यमान बटा आयतन 2 kg बटा 0.005, तो यहाँ से आपका कितना आएगा, ये आपका 3 को 0, यहाँ पे आएगा 520 400 kg प्रति मीटर क्यूब। तो इसका घनत्व देखिए वस्तु का घनत्व है भाई मेरे, वस्तु का घनत्व जो है आपका, ये जो घनत्व पानी का जो घनत्व है इसे क्या है, कम है ना, तो वस्तु क्या होगा, तैरेगी, क्योंकि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक गेंद को 20 मीटर ऊंचाई से गिरा जाता है, जमीन से टकराने के ठीक पहले उसकी गति ऊर्जा उसकी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा की कितनी होगी? तो सेम रहेगा। तो हवा का प्रतिरोध को नगण्य माने तो क्या होगा, सेम होगा। अब उसमें क्या होगा, बी होगा, 1 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक पैंप एक टैंक को 10 मिनट में 1000 किलोग्राम पानी 20 मीटर ऊंचाई तक उठा सकता है। तो पंप द्वारा आवश्यक शक्ति किलोवाट में से ज्ञात कीजिए। और गुरुत्वाकर्षण दिया हुआ त्वरण आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करना है भाई मेरे, mgh/t सिंपल फार्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो mgh/t निकालिए, mgh/t आपका m दिया हुआ 1000 kg, ठीक है, g का मान दिया हुआ 9.8, ठीक है। अब 20 मीटर ऊंचाई तक ले जा रहा है, अब बटा t है, 10 मिनट दिया हुआ था, 10 मिनट को सेकंड बदले तो कितना हो जाएगा देखिए। अब इसको काटिए, यहाँ से ये कटेगा, एक यहाँ से ये कटेगा, 3 दूनी
6 आधा दूनी 20, यहीं इसको यहाँ से काटिएगा तो ये आपका आएगा भाई मेरे आपका 3.26, ठीक है ना। अब इसको बराबर में आपका आएगा, बराबर में आपका 3.26, एक शून्य से ई जाएगा तो 32.6, यानी कि आपका 326 आएगा यहाँ पे ये। अब इसको किलोवाट में बदलना है, किलोवाट में बदलिएगा तो 1000 से गुना कीजिएगा, 1000 से भाग दीजिएगा, 1000 से जब भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 0.326, लगभग में आपका 0.2 यहाँ पे 7 मान के चलिए, यहाँ पे 7 मान के चलिए, एक पॉइंट के वैल्यू नहीं है भाई मेरे, 0.7 ये आपका आ जाएगा आंसर, 0.327 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई मेरे। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है जिसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। ब्रेक लगाने पर कार 50 मीटर की दूरी पर रुक जाती है, तो ब्रेक द्वारा लगाया गया औसत मंदक बल ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे आपका चाल यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको पहले आपको बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो चलिए बदलते हैं, 72 के 5 गुना 18 जब कीजिएगा तब आएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब त्वरण निकालने के लिए भाई मेरे आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, v² बराबर u² प्लस 2as। अब आपका देखिए v का मान देखिए यहाँ पे दिया 20 निकला, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको निकाले तो 20 मीटर प्रति सेकंड आया, तो 20 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 400। अब u² 0 होता है, आपका 2a निकालना है, s का मान दिया हो भाई मेरे आपका 50। अब जब यहाँ पे a निकालिएगा ना भाई मेरे, ये निकालिएगा तो औसत मंदक त्वरण आपका आएगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें, ठीक है ना। और जब इसका F बराबर निकालिएगा औसत मंदक बल F बराबर, तो भाई मेरे आपका आएगा 4 F औसत मंदक बल का फार्मूला था F बराबर m में, तो m वाला जब लगाइएगा तो m का मान दिया हुआ आपका 1000 और यहाँ से 4 निकल के आएगा औसत मंदक त्वरण, तो 1000 गुना 4 तो भाई मेरे आपका आएगा 4000 न्यूटन। यही है भाई मेरे आपका करेक्ट आंसर होगा, यही है भाई मेरे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर देखिए, आपका ऑप्शन नंबर इसमें भाई मेरे ए करेक्ट हो जाएगा, आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भाई मेरे, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाई मेरे, एक विद्युत हीटर 1 किलोवाट की दर से ऊर्जा की खपत करता है, यदि इसे 2 घंटे तक चला जाता है तो कितनी जूल ऊर्जा का उपयोग करेगा। तो भाई मेरे 1 किलोवाट में चूँकि हमको पता है 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा भाई मेरे। अब हमको 2 घंटे तक चला रहे हैं तो 2 घंटा में कितना होगा 2 किलोवाट घंटा, तो 2 किलोवाट घंटा के जब बदलिएगा 3.6 गुना 10 जूल में, तो ये आपका निकल के आएगा भाई मेरे आपका 772 पर 5 0 1 2 3 4 5, यही आपका भाई मेरे जूल करेक्ट आंसर आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी से 2 घंटे में तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका इसमें चाल बराबर क्या आएगा, दूरी बटे समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय है, तो यहाँ से आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल बराबर दूरी बटा समय लगाइएगा था। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना था, मीटर प्रति सेकंड में बदलने की क्या करेंगे 5/18 से गुना, इसको कीजिए 3 × 18 10 × 60 50/3 50/3, तो यहाँ पे कितना आएगा 16.67 भाई मेरे मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पे निकल के आएगा, याद रखिएगा। आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से पूर्व की ओर चल रही है, तो यदि यह 10 सेकंड तक चलती है तो इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो भाई मेरे एक कार ड्रॉ करते हैं, एक कार है आपका और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व की ओर चल रहा है और 10 सेकंड तक चलती है,
तो इसके विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे विस्थापन का परिमाण कितना होगा, विस्थापन वेग गुने समय, तो वेग कितना है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड और 10 सेकंड तक चल रहा है, 20 दाहों को कितना हो जाएगा 200 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर 15 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है और वायु प्रतिरोध को नगण्य मानिए और इसके प्रक्षेप के पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं भाई मेरे, एक गेंद था, एक फेंक दिए 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से। अब यहाँ पर जब पहुंचेगा ना भाई मेरे, तो इसका बेगवा जो हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। चाहे गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है तो आपका कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। आपको कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, दो कारें एक ही बिंदु से शुरू होती है। कार ए 80 किलोमीटर उत्तर की ओर और फिर 60 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है और कार बी 100 किलोमीटर उत्तर से 37 डिग्री पूर्व की दिशा में जाती है। यदि दोनों कारें अपनी अंतिम स्थिति तक पहुंचने में 2 घंटे ले रही है, तो किस कार की औसत गति अधिक है और किस कार के औसत वेग का परिमाण अधिक है। आप साइन 37 डिग्री के मान भी दिया और कॉस 37 डिग्री के मान भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे देखिए टोटल ए कितना दूरी चला है, ए आपका कितना दूरी चला है 80 और 60 140 किलोमीटर दूरी चला है, 140 किलोमीटर दूरी चला है और 2 घंटे समय ले रहा है, 2 घंटे समय ले रहा है। तो इसका और चाल कितना आएगा, औसत चाल आएगा भाई मेरे, औसत 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विस्थापन का परिमाण जब निकालिएगा कितना हो जाएगा √80 स्क्वायर अब प्लस 60 के स्क्वायर। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 100। औसत वेग का परिमाण जब निकालिएगा तब विस्थापन बटा 2 तो 100/2 आ जाएगा, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। आप देखिए दूसरका के देखते हैं, दूसरका 100 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है, 100 किलोमीटर चलता है, यानी कि देखिए ये आपका देखिए ये इसका बी वाला के जो है ना भाई मेरे, ये वाला का था। अब बी वाला का जो है ना, बी वाला का जब निकालिएगा चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो बी के चाल आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत वेग का परिमाण भी जब निकालिएगा ना, औसत वेग का परिमाण तो ये आपका 100/2 रह जाएगा, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 चीज़ कॉमन आया निकल के, औसत वेग का परिमाण दोनों में सेम है, दोनों में आपका जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत में दोनों में सेम है। लेकिन एक के जो औसत चाल जो है, औसत चाल एक के औसत चाल अधिक है, एक के औसत चाल जो है ना भाई मेरे, एक के औसत चाल अधिक है बी से, और दोनों का औसत वेग का परिमाण जो है बराबर है। तो देखिए ए के औसत चाल बी के औसत चाल से अधिक है, ए के औसत चाल बी के औसत चाल से यहाँ पे सुधार लीजिएगा, कार ए के औसत वेग का परिमाण अधिक है, और दोनों की औसत चाल समान है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, औसत चाल। करे की औसत गति अधिक, करे की औसत वेग समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे, एकदम ध्यान से समझिएगा और ध्यान से बिल्कुल हम आसान भाषा में इसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, एक अज्ञात धातु के 0.5 kg द्रव्यमान के एक धातु के ब्लॉक को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर इसे 30 डिग्री सेल्सियस पर मौजूद 0.2 kg पानी वाले तांबे के कैलोरीमीटर में डाला जाता है। तो कैलोरीमीटर और पानी का अंतिम तापमान 40 डिग्री पाया जाता है। यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 385 जूल प्रति kg डिग्री सेल्सियस है, तो अज्ञात धातु की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता ज्ञात कीजिए। आप पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 4200 जूल प्रति kg डिग्री सेल्सियस। देखिए भाई मेरे एकदम ध्यान से प्यार से समझने का प्रयास कीजिएगा, समझते हैं। देखिए जैसे गर्म धातु का लोहा का टुकड़ा है, गर्म धातु का लोहे का एक टुकड़ा है, गर्म धातु के लोहे का टुकड़ा है, और ठंडे पानी के बर्तन कैलोरीमीटर में डाला गया,
ठंडे पानी के कैलोरीमीटर में डाला गया, ठंडा पानी में। तो गर्म धातु ठंडी हुई, गर्म धातु क्या हुई, ठंडी हुई, और ठंडी हुई और ठंडा पानी और बर्तन गर्म हुआ, ठंडा पानी और बर्तन गर्म हुआ। चूंकि हम जानते हैं भाई गर्मी हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज में जाते हैं, और जब हम दोनों का तापमान बराबर कीजिएगा तो यह सब भाई मेरे 40 डिग्री सेल्सियस पर संभव है, 40 डिग्री सेल्सियस पर आ गए। अब नियम है कि जितनी गर्मी धातु ने छोड़ी है, उतनी ही गर्मी पानी और बर्तन ने ली है। तो गर्मी कहीं गायब नहीं हुई। ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि कोई भी ऊर्जा इधर उधर नष्ट नहीं हो सकता है, एक से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है, यही चीज़ है भाई मेरे। अब हमने क्या हिसाब लगाया, पानी ने गर्मी ली है लगभग 8400 यूनिट, 8400 यूनिट आपका लगभग ली है, 8400 यूनिट हिसाब लगाइएगा। तो अब बर्तन ने लगभग 770 यूनिट लिख लिया। कुल मिलाकर जब कीजिएगा तो ये आपका आएगा 9170 यूनिट। इसका मतलब है भाई मेरे 9100, इसका मतलब ये है भाई मेरे कि धातु 0.5 kg का था, धातु 0.5 kg 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हुई। और इस जानकारी से माध्यम से हमने पता लगाया कि धातु गर्मी जितने छोड़ने के लाने की क्षमता होती है, इस जानकारी के माध्यम से हमने पता लगाया भाई मेरे कि धातु की गर्मी छोड़ने और लेने की ताकत विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहलाती है। और ये लगभग जो है ना आपका 3006 जूल प्रति केजी, 300 सॉरी और ये जो है ना भाई मेरे 306 जूल लगभग में आ जाएगा आपका केजी डिग्री सेल्सियस, यही आपका आएगा। देखिएगा हिसाब से, नहीं तो आप टिपिकल में भी जाइएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। 306 डिग्री सेल्सियस जो है ना आपका यहाँ पे निकल के आएगा 306 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस, ये आपका निकलेगा भाई मेरे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ से हार्ड क्वेश्चन है। वो समान छड़ें एक तांबे की है और दूसरी एल्युमिनियम की है, सिरे से सिरे तक जुड़ी हुई है। तांबे के छड़ का मुक्त सिरा 100 डिग्री सेल्सियस पर है और एल्युमिनियम के छड़ का मुक्त सिरा 0 डिग्री सेल्सियस पर है। और तांबे की उसमें चलकता एल्युमिनियम की उसमें चलकता से लगभग दुगनी है। ये आपका क्या है, दुगनी है। तो संधि का तापमान क्या होगा, ऊपर ही के जैसा है भाई मेरे, ऊपर ही के जैसा है। इसको जब सोल्व कीजिएगा ना तो आपका निकल के आया लगभग 33 डिग्री सेल्सियस आपका निकल के आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस को एरोडोत्सर्ग प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसमें उसका तापमान T1 से T2 बदला जाता है। यह यदि प्रक्रिया के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य W है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो ये होगा परिवर्तन भाई मेरे -W आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कृष्णिका 500 के तापमान पर विकिरण उत्सर्जित करती है। यदि इसका तापमान दोगुना कर दिया जाता है तो विकिरण की दर कितने गुना बढ़ जाएगी, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। तो भाई मेरे ये बढ़ जाएगी आपका 16 गुना, ये आपके बढ़ जाएगी आपका 16 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा किसके साथ अनुपातिक होती है। तो भाई मेरे ये किसके अनुसार, V बराबर का जो होता है IR। तो ओम के किस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा किसके सीधे समानुपातिक होती है, किससे समानुपातिक होता है, वोल्टेज के, विभवांतर के। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का कौन सा मात्रक है, वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक R1 और R2 समानांतर में जुड़े हैं तो उनका मूल प्रतिरोध क्या होगा। समानांतर में जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, 1/R1 + 1/R2, 1/R1 + 1 क्या R2, यही आता है आपका। देख लीजिएगा इसमें एक विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ 0.5 एम्पियर की धारा खींचता है तो बल्ब की शक्ति कितना होगी। तो P बराबर क्या, हम सिंपल फार्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है VI। तो V का मान कितना है 220 वोल्ट और 0.5 एम्पियर है, यानी कि 0.5 एम्पियर है। इसको कीजिएगा तो 1/2, तो यहाँ पे कितना बात आएगा 110 वाट आएगा, 110 वाट आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। तो आपका कौन सा है, फलक्रम बीच में रहता है, ऑप्शन सी कैंची। ये क्वेश्चन है भाई मेरे, एक नत समतल का उपयोग किसी वस्तु को ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है। यदि नत समतल की लंबाई 5 मीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है
तो इसका यांत्रिक लाभ कितना होगा और घर्षण को नगण्य मानिए। तो भाई मेरे यहाँ पे आपका आएगा 5, यहाँ पे आपका 5 आएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेंच किस प्रकार की साधारण मशीन का एक संशोधित रूप है? तो याद रखिएगा भाई मेरे, एक नत समतल का एक संशोधित रूप है, एक नत समतल इंक्लाइन प्लेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात 4 है, यदि इस प्रणाली का उपयोग करके 100 न्यूटन भार का उठाने के लिए 30 न्यूटन का प्रयास बल लगाया जाता है तो घिरनी प्रणाली की दक्षता ज्ञात कीजिए। तो दक्षता बराबर क्या होता है फार्मूला भाई मेरे, सबसे मेस्ट ऊपर चीज है दक्षता बराबर फार्मूला, दक्षता बराबर होता है आपका यांत्रिक लाभ है, यांत्रिक लाभ है, यांत्रिक लाभ है अब बटा वेग अनुपात, वेग अनुपात, वेग अनुपात, वेग अनुपात गुना 100%, यही आपका दस्ता आता है, यही आपका दस्ता। यांत्रिक लाभ कितना है आपका, भार बटा यास होता था 100 भार, आप 30 न्यूटन का प्रयास लगा रहा है, अब वेग अनुपात आपका दिया हुआ है 4 और इसको गुना 100% है। यहाँ से देखिए 100 बटा 120 गुने 100% ये जाएगा, तो यहाँ से जो है ना आपका, यहाँ से जो आपका निकल के आएगा भाई मेरे 83.3% आपका निकल के आएगा, 83.3% जो है ना आपका निकल के आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे 83.3 यहाँ पे आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है, केवल असुरक्षित कार्य स्थितियाँ। दूसरा ऑप्शन दिया केवल असुरक्षित कार्य व्यवहार, असुरक्षित कार्य स्थितियाँ और सुरक्षित कार्य व्यवहार दोनों। तो भाई मेरे यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों करता है सब, जैसे बिना डिसिप्लिनहीन जैसे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी का उदाहरण नहीं है? पीपी मतलब होता है आप काम करते समय जो उपयोग करते हैं उसको पीपी कहते हैं। तो काम करते समय कौन सा उपयोग करते हैं, चश्मा भी लगाते हैं, जूते भी पहनते हैं, आपका दस्तान भी पहनते हैं, तो ये कौन सा नहीं पहनते हैं, आपका अग्निशमन की, ये दुर्घटना के समय ही कोई दुर्घटना हो जाती है उस समय उपयोग करते हैं इसका, पीपी का आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यस्थल पर आग लगने की स्थिति में पहला कदम क्या होना चाहिए? तो भाई मेरे जितना भी सब लोग है उसको भी तो हटाइएगा ना, कि अपने मजा मार लीजिएगा, भाग जाइएगा, हटाइएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर की ऐलान बजाएगा, सबको बोलिएगा क्षेत्र खाली करो। निम्नलिखित में कौन सा कार्यस्थल पर कर्मचारियों के लिए एक बुनियादी स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकार है? तो भाई मेरे आपको कोई काम आ नहीं रहा है, कोई खतरनाक काम है आपसे ज़बरदस्ती करवा रहा है, तो क्या कीजिएगा, आप उसको इनकार ना कीजिएगा कि आप जे मन में जे कर दीजिएगा, जैसे काम रहेगा वैसे थोप देगा तो आप कर लीजिएगा, तो दुर्घटना के कारण बनेगा। तो यही आपका खतरनाक करने से इसको इनकार कर दीजिए, और यदि वे सुरक्षित नहीं है आपका ये अधिकार है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय जो नया नहीं है, तो सौर ऊर्जा भी नया है, पवन ऊर्जा भी नया है, जल विद्युत ऊर्जा भी नया है, कौन सा नया नहीं? कोयला खत्म होने पर कबाड़ पर है ना भाई मेरे। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण देखिए, वनों की कटाई भी होती है, जीवाश्म ईंधन का दहन भी कर रहा है लोग, कृषि गतिविधियां भी होता है, उर्वरक बोला, तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण है औद्योगिक अपशिष्टन, कुछ रहता है जब नदियों में बहा देता है, यही से आपका जल प्रदूषण मुख्य कारण है। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जितना भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं सबकी आपकी देखभाल करना, यही आपका धर्म है ना। पृथ्वी पर सभी प्रकार जीवन और परिस्थिति तंत्र की रक्षा करा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है भाई मेरे? एक इनपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी इधर उधर हिलाते हैं तब ना ओकरा में शो करता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये भाई मेरे आपका है आउटपुट डिवाइस, ये है जो आपका आउटपुट डिवाइस है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर वेबसाइटों को देखने के लिए आप किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं? तो वेबसाइटों को देखने के लिए किसका उपयोग कीजिए? वेब ब्राउजर का उपयोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, निम्नलिखित में कौन सा एक वैध ईमेल का उदाहरण है? तो वैध ईमेल का ये सब कौची है? ये आपका वेबसाइट है, ये भी सब वेबसाइटें हैं सी तक, ये भी आपका क्या है? ये सब आपका क्या है? ये सब आपका क्या है? वेबसाइट है, वेबसाइट है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ना भाई मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये ईमेल एड्रेस का जो देखिए, ईमेल एड्रेस का मैं बताता हूँ, आपका यूजर नेम, जो भी आपका यूजर नेम है, यूजर नेम @gmail.com, यही होता है आपका ईमेल आईडी का फॉर्मेट, ईमेल आईडी का फॉर्मेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कंप्यूटर में कट और पेस्ट ऑपरेशन के लिए आमतौर पर किस, देखिए यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं। हाँ, कंप्यूटर में कट और पेस्ट ऑपरेशन के लिए आमतौर पर किस कीन कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो भाई मेरे करते हैं आपका Ctrl+X से कट होता है आपका, और Ctrl+V से पेस्ट होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे मैथ का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखिए ये यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई मेरे, ये जो है ना, ये आपका टाइपिंग में एरर आ गया है, टाइपिंग में एरर आ गया है। वर्ड से जब PDF में किए हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गया है। इससे को आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से आपको कोई लेना देना तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संख्या 3 के पावर 2 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो जब 4 से इसको डिवाइड किएगा, जब 4 से 2 में भागा दीजिएगा ना, तो आपका शेषफल जो है 2 आएगा, और शेषफल 2 आएगा। और 3 के 10 से विभाजित करने पर इसका 3 के पावर खाली स्क्वायर कर दीजिए, आपका किसके बराबर होगा? 9 आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है भाई मेरे, सोल्व करते हैं, आइए सोल्व करते हैं। देखिए आपका है क्वेश्चन 1.1 भागे बड़की ब्रैकेट 1 जोड़ 1 अब भागे है मझली ब्रैकेट 1 जोड़ 1 अब भागे। अब यहाँ पे देखिए 1/2 कितना होगा? 0.5 आएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना? 1.5 होगा। अब देखिए अब ये ऐसे हो गया। अब 1 भागे 1 जोड़ है 1 अब भागे, ये आपका मझली ब्रैकेट है 1 जोड़ 1 ये भागे आपका 1.5, ठीक है। अब देखिए ये है आपका, अब देखिए 1 भागे 1 जोड़ 1 भागे ये है आपका। देखिए इसको कीजिएगा तो आपका आएगा, देखिए 1 जोड़ 1 देखिए भागे 1 कितना 15/10 आएगा, 15 15 इसको काटिएगा। अब देखिए नेक्स्ट ऊपर में चलते हैं। इसको यहाँ पे आया कितना 1 भागे 1 जोड़ 1 भागे है, यहाँ पे देखिए 1 जोड़ 1 आई भागे उल्टा कितना हो जाएगा? 2/3 ना होगा। अब देखिए अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखिए 1 भागे 1 जोड़ 1 भागे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/3 तो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। अब ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे आएगा फिर 1 भागे 1 जोड़ 1 यहाँ फिर गुना कीजिएगा तो कितना? 3/5 हो जाएगा। फिर देखिए ये फिर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 भागे 1 जोड़ 3/5, ठीक है ना। अब फिर देखिए ये आपका फिर आएगा 1 भागे 5 3 8/5। अब फिर देखिए अभी इसको पलटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5/8 होगा। ये का कौन सा? यही आपका आंसर हो जाएगा 5/8, आपका ऑप्शन नंबर ये होगा मेरे भाई मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाई मेरे 0.4 है 7 है। यहाँ पे देखिए 7 पर रेकरिंग लगा हुआ है, 7 पर आपका रेकरिंग लगा हुआ है, 7 पर रेकरिंग लगा हुआ है। और साधारण बीच में बदलना है तो कैसे लिखे? दशमलव के बाद वाला जो भी है लिख दीजिए पहले, ठीक है ना। और जिस पर रेकरिंग नहीं है, 4 पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है लिख देंगे। जिस पर रेकरिंग लगा है उसको 9 लिखेंगे, और जो बचा हुआ है उसको 0 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 43/90 आपका यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए और हर को 10% घटाया जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? तो देखिए मान लेते हैं मूल भिन्न कितना है? x बटा अंश बटा हर के रूप में रहता है, तो x/y मान लेते हैं, ठीक है ना। अब अंश को कह रहा है कि 20% बढ़ा रहा है तो 120/100 हो जाएगा, 120/100। अब y को कितना कर रहा है? हर को 10% घटा रहा है तो 90/100 हो जाएगा। और ये करने पर 16/21 हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर चलते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए ये 100 साफ हो जाएगा, ये वाला साफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12x/,
9 भाई बराबर आपका है 16/21। अब इसको काटिए, 3 3 9 7 21 कटेगा, और 4 3 12 और 4 4 16, 3 3 आपका ये साफ हो जाएगा। यानी कि आपका x/y कितना निकल के आएगा, x/y आपका निकल के आएगा, x/y के निकल के आएगा भाई मेरे आपका 4/7, 4/7। यही आपका आंसर है, 4/7 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, 4 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे दोपहर 12 बजे एक साथ बजती शुरू होती है तो अगली बार कब बजे? देखिए क्वेश्चन है 6, 8, 12 और 18 आपको टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, टाइमिंग दिया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, 4 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। और यदि वे दोपहर 12 बजे एक साथ बजना शुरू करती है तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टाइम दिया हुआ है, जो टाइम आपको दिया हुआ है, इसको आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम जब लीजिएगा ना, एलसीएम लीजिएगा तो आपको आएगा 72 सेकंड। अब 72 सेकंड में कितना मिनट होता है? 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड। तो अगली बार कब 1 बजेगी? 1 मिनट 12 सेकंड बाद। कौन सा ऑप्शन है? देखिए 1 मिनट 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 12 बचता है? तो देखिए 4 गो ऑप्शन दिया है आपको, 4 गो ऑप्शन दिया है, उसी में से आपको चुनना है। तो देखिए 64 को लीजिएगा ना, 64 को लीजिएगा और इस सभ्य में जो है ना, सभ्य में विभाजित कीजिएगा तो आपको शेषफल जो है ना 12 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चुनना है भाई मेरे, कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन है भाई मेरे, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 210 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए आपको सारे सिक्के का मूल दिया हुआ है और सिक्के की संख्या भी दिया हुआ है। तो देखिए जितना सिक्कों की संख्या रहेगा उतना ना पैसा होगा। तो मान लेते हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5x, और 50 पैसा वाला के 6x, और 25 पैसा वाला के 8x। तो सबका पैसा का मूल कितना हो जाएगा? 5x 1 रुपया के है तो कितना हो जाएगा? 5x रुपया। और देखिए अब 50 पैसा वाला है तो एक आधा हो जाएगा 3x, अब 25 पैसे वाला तो एक 1/4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x। और एक बराबर कितना दिया है? 210 रुपया। 5 3 8 2 10, यानी x बराबर आपका निकल जाएगा 121 रुपया। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो देखिए 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या कितनी था? 6x था। तो 21 गुना 6 कीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा? 126 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाई मेरे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 38% वोट और दूसरे 7200 वोटों से हार जाता है, 7200 वोटों से हार गया। तो कह रहा है कुल वोटों की संख्या कितनी है? तो देखिए मान लेते हैं कुल वोटों की मान लेते हैं संख्या x, कुल मान लेते हैं x। 38% हारने वाला के मिला तो 72 कितना मिलेगा जीतने वाला के? 38 100 में से 38 घटाइएगा तो जीतने वाला को कितना मिलेगा? जीतने वाला के 72%, जीतने वाले को मिलेगा आपका 62%, जीतने वाले को आपका मिलेगा 62%, और हारने वाला को मिल रहा है 38%। अब देखिए 7200 वोटों से हार गया तो यानी x के ये दोनों घटाइएगा, 12 में से 8 गया 4, 5 में 3 गया 24% के बराबर ना है। अब 24% के बराबर 7200। अब इसको कीजिएगा तो 24 72 300, यानी कि आपका लगभग में 30,000 के बराबर हो जाएगा। कुल वोटों की संख्या आपका जो है ना 30,000 निकल के आएगा आपको यहाँ से, 30,000। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ा गया। यदि उसी तार को एक बार के रूप में, तो बार की बुझाई की लंबाई कितनी होगी? देखिए एक तार के रूप में मोड़ा गया। देखिए भाई मेरे
एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में मोड़ा गया है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका। यदि उसी तार को एक बार में मोड़ा तो परिधि कितना होगा, जितना ये एकरा में लंबाई होगा उतना लंबाई होगा। तो देखिए निकालिए इसको, तो परिधि वृत्त कितना होता है 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुना आर 28 7 28 बचा 88 दूनी 176 176 सेंटीमीटर आपका वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब इसी का मतलब कि दिया हुआ है आपका वर्ग के रूप में मोड़ दिया है, तो वर्ग के रूप में मोड़ दिया है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप देखिए एक इसी के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है जो भाई मेरे परिमाप या परिधि कुछ कर लीजिए 4 है, तो 4 के बराबर है इतना, तो एक मान कितना हो जाएगा 4 से भाग देते 416 44 आएगा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी 44 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो कुछ नहीं करना है। बी निकालने के लिए आपको पहले ए प्लस बी बी प्लस सी बुलाकर पहले जोड़ लीजिए। तो ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 15 दिन में करेगा। तो दोनों ए प्लस 2b दोनों जोड़िएगा, तब ए प्लस 2b प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15। और यहाँ से आपका निकल के आएगा 3/20, 3/20 आपको यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है ना। अब फिर देखिए ए प्लस सी और ए आपका कर रहा है, ए प्लस सी कर रहा है आपका, ए प्लस सी कर रहा है, एक दिन का कार्य 1/20। और तब फिर 2b जब इसमें से घटाइएगा तो 2 इसमें से जब इसमें से सब इसको जब माइनस कीजिएगा ना, इसमें से जब इसमें माइनस कीजिएगा तो 2b का निकल के आएगा आपको 3/20 माइनस 1/20। यहाँ पे आपका 1/10 आया, 1/10 आया। अर्थात 2b का जब 2 गो बी मिलकर 10 दिन में कर रहा है, तो एक गो मिलकर कितना का दिन करेगा 20 दिन में। आपका आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी समान गति से 3/4, यहाँ पे भाई मेरे जो है ना थोड़ा सा एरर है, इसको 3/4 कर लीजिए। 3/4 से चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट तक, उसके कार्यालय का समान समय कितना है। इसमें कुछ नहीं करना है भाई मेरे, ये जो अंश और हर दिया हुआ ना दोनों में 1 का डिफरेंस होगा, तो ये इसको जब कीजिएगा गुना तो ये 60 मिनट के बराबर में आपका जाएगा, 60 मिनट के बराबर में, कुछ नहीं क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में अपने आप की 1.44 गुनी हो जाएगी। एकदम सिंपल है भाई मेरे, ए बराबर P × 1 प्लस R/100 × N पर लगा दीजिए। टाइम आपका दिया हुआ है, चक्रवृद्धि 1.44 गुनी हो जाएगी, है ना। आपका P निकल जाएगा इससे, और R P कट जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा R आपका निकल के आ जाएगा भाई मेरे 20% आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन ग्राहकों को तो 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है 100 है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, यानी अंकित मूल्य कितना होगा 120, और 10% छूट देता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 का 90/100 वरना 108, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कितना लाभ हो रहा है 8%। सिंपल सा लॉजिक है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान क्या होता है, ये 3ABC होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। यदि BC बराबर 10 सेंटीमीटर, देखिए भाई मेरे त्रिभुज ABC एक ड्रा करते हैं और उसका बीच में है DE है, अब BC आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, D इसका आधा होता है, हाफ BC के बराबर होता है, हाफ BC रहता है, तो इसका हाफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाता है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 25 से प्लस साइन स्क्वायर 35 मान कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न भाई मेरे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं वर्गों का मान क्या है। तब वर्गों प्रथम n प्राकृत संख्याओं वर्गों का योग जो फार्मूला होता है ना, योग का आपका फार्मूला होता है, योग का n × n + 1 × 2n + 1/6। अब यहाँ से देखिए 10 लगा दीजिए, 10 से 11 हो जाएगा, अब फिर 10 दूनी 20 के 21 हो जाएगा, बटा 6 कितना हो जाएगा 3 5
यहाँ से आपका 323 कटेगा, कितना हो जाएगा 877 बचे 385, 385 होगा, 10 से डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा 38.5 हो जाएगा, 38.5 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15। अब यहाँ से देखिए भाई मेरे 225 अंडर 225 के वर्गमूल निकालेगा 15 हो जाएगा। अब 15 इसमें जोड़िएगा तो 169 13 हो जाएगा। देखिए इसका देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, इसको आपको सोल्व करना है, कैसे सोल्व कीजिएगा। इसका निकल के आएगा 15, इसका फिर 15 निकल के आएगा, इसमें जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा कितना 69 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इसका फिर वर्गमूल निकालिएगा फिर 13 हो जाएगा, तो फिर 13 इसमें ऐड कीजिएगा तो 8 3 11 121 हो जाएगा। तो 121 के बाद वर्गमूल कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। तो 11 इसमें फिर जोड़िएगा तो 36, तो 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। फिर 16 जोड़िएगा तो रूट 16 का कितना हो जाएगा मान 4 हो जाएगा। एक आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 वर्ष से 3 वर्ष अधिक है। देखिए मान लेते हैं पुत्र की आयु कितना है, पुत्र के मान लेते हैं 1 साल, तो पिता के कितना हो जाएगा 3 गुने से 3 साल अधिक है, 3x + 3। अब करें 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है 3 वर्ष बाद। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद दोनों का आयु कितना हो जाएगा 3x + 6 और x + 3। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक थे, ये ऑलरेडी है तो इसको कर दीजिए, जो भी कर रहा है 2 गुना है और 10 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से x वर्ष निकालिए 3x + 6 बराबर आपका हो जाएगा 2x + 6 और प्लस 10। यहाँ से आपका x बराबर निकल के आएगा 10 16 से 10, x बराबर 10 निकल के आया। तब पूछ रहा है पिता के वर्तमान में कितना हो गया 30 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 33 साल। 33 साल आपका करेक्ट आंसर होगा, 33 साल ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट के बीच कितना होगा। सिंपल सा फार्मूला लगा दिए 30 डिग्री घंटा का कितना है 7 -11/2 गुना मिनट 20 है, तो 2 × 10 और 110 घटाइएगा 30 से 210 110 घटाइएगा भाई मेरे तो 0 1 में से 2 में से ये आपका 100 डिग्री आएगा। यही आपका आंसर होगा, यहाँ पे 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 पाइप ए और बी की टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते, दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन 8 मिनट बाद ए को बंद कर रहा है, तो शेष टंकी भरने में बी को कितना समय लगा। दोनों को 8 मिनट के खोल दे रहा है, तो अब ए प्लस बी का पहले 8 मिनट का कार्ड निकालिए। ए प्लस बी का 8 मिनट का कार्ड कितना हो जाएगा 8 × 1/20 + 1/30, सॉरी वहाँ 1/20 था, तो यहाँ से 8 है और बीतीय 60, तो बीतीय 60 हो जाएगा 3 दूनी 60 3 2 5 यानी कि 12, यानी कि 8 कितना है 8/12 4 दूनी 8 है और 4 3 12 2/3 काम कर दिया है, तो बचा कितना शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 1/3 और 1/3 काम करना है इसको बी को ना 30 कितना हो जाएगा आपका 10 मिनट, आपका 10 मिनट करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार 8 का संबंध 512 से है, अब रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई मेरे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए जिस प्रकार 8 का संबंध 512 उस प्रकार 9 का संबंध यहाँ पे क्यू कर दिया है, तो 9 का क्यू कितना हो जाएगा 729। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से जांच करता है तो बढ़ाई को जिस जांच करता है, बढ़ाई का काम कौन औजार, देखिए डॉक्टर का स्टेथोस्कोप औजार है, तो बढ़ाई का कौन सा औजार है, बढ़ाई का और यह है औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन AC है, GIK है 11 पे, ABC है, ABCDE GHIJK LMNO, यहाँ पे यही तो कट रहा है भाई मेरे, सब में +1 हो रहा था, सब में +1 होता है, ये आपका कौन सा होगा LNO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 है 169 है 225 है 280 है, तो इसका आपका 11 आएगा 13 15 और इसका कोई वैल्यू वर्गमूल नहीं निकलेगा 280 यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना भाई मेरे श्रृंखला पूरा करने के लिए बोल रहा है, तो देखिए ये अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर में कर रहा है। देखिए 2 यहाँ पे 3 5 यहाँ पे 7, अगला
कौन सा हो जाए 11, 11 के अभाज्य संख्या है, ये 13 का कर दिया है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में जो है ना भाई मेरे, एक क्वेश्चन में जो है ना आपको क्या किया है कि देखिए ए को उल्टा कर दिया है, ए को उल्टा किया है सी कर, देखिए एक क्वेश्चन जो है ना भाई मेरे, एक क्वेश्चन में आपको क्या किया है, एक क्वेश्चन में आपको किया है, देखिए ए को उल्टा लिख दिया है जेड, सी को उल्टा लिख दिया है उल्टा एक्स, एफ को उल्टा लिख दिया है यू, यानी कि इसका जब भी होगा अगला वाला के उल्टे होगा, अगला वाला के उल्टे होगा। लेकिन देखिएगा एक चीज़ देखिएगा इसमें कितना बढ़ कितना रहा है। अब देखिए ए प्लस बी, यहाँ से ए बी सी, यहाँ पे कितना बढ़ा है, प्लस 2 बढ़ा है में, और सी से एफ यानी कि 3 और 3 6, 3 प्लस 3 बढ़ा है में, अगला में कितना बढ़ेगा 4, तो एफ के 6 6 4 10, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 6 4 10, तो 10 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी जे क्यू हो, जे के उल्टा क्यू होगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर को लिख रहा है एक्स बी सब एक में बढ़ा रहा है, तो इसका कैसे लिखिएगा आपका बी सी आर एस ई एफ ए बी डी, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी के 16 लिख रहा है, बी के 2 1 इतना, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, पी बराबर 16, अब बी या टी को लिख रहा है 23, तो काइट को कैसे लिखेगा, जो जिसका अल्फ़ाबेट का मान है उसी को वही संख्या लिख करके जोड़ दीजिए। देखिए तो सी को कितना होता है 3, 1 1 और टी के 20 20 3 23, एक कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तस्वीर को इशारा करते हुए, देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर की इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी है कहता है वह मेरे दादा पिताजी के पिता वह मेरे दादा के इकलौते बेटे बाबूजी की बेटी है नहीं कोजी है, बहन होगी इसका कौन जी है, फिगर वाला कौन होगा, लड़का होगा बहन होगा। तो तस्वीर में दिख रही महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है, बहन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है चला दिए, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला दिए, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी जहाँ था वहीं पहुँच गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता होता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व, ये तो आपका है पश्चिम में, ये तो है आपका कौन दिशा में, पश्चिम में। और कितनी दूर है, तो देखिए यहाँ आपका यहाँ से ये वाला जो है 4 है, सॉरी हाँ 4 है, ये वाला देखिए ये वाला 5 है, 5 4 9 किलोमीटर पश्चिम में, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा हर एक डॉक्टर सर्जन और नर्सों के बीच सभी से अच्छी तरह से दर्शाता है। तो देखिए भाई मेरे, जो सर्जन रहता है वो भी डॉक्टर रहता है, सर्जन है डॉक्टर रहते हैं, यानी कि डॉक्टर में कौन आ गया, ये डॉक्टर में आपका कौन सा आ गया, सर्जन आ गया। लेकिन नर्सों के बीच संबंध है, नर्स तो उसको देखभाल असिस्टेंट में रहता है, नर्स भाई इसका असिस्टेंट में रहता है, ये दोनों के असिस्टेंट में रहता है, तो इसका करेक्ट बेस्ट ऑप्शन होगा एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंतर और तीसरा अलग, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी पेन पेंसिल है, देखिए भाई मेरे क्वेश्चन है, सभी पेन पेंसिल है और कोई पेंसिल इरेजर नहीं है, कह रहा है कोई पेन इरेजर नहीं है, तो हाँ भाई पेंसिल जब इरेजर नहीं तो ये तो सही होगा। कुछ पेंसिल पेन है, तो ये भी सही है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, अब देखिए कुछ बिल्लियाँ जो है भाई मेरे, ये आपका चूहे हैं, सभी चूहे कह रहा है चमगादड़ हैं। अब निष्कर्ष में काची कह रहा है, कुछ बिल्लियाँ चमगादड़ हैं, तो कुछ बिल्लियाँ चमगादड़ में है, ये भी सही है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दूसरा का देखिए, कोई बिल्ली चमगादड़ नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना, कुछ तो बिल्ली है ये है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोड़ का अर्थ भाग जैसे कह रहा हो वैसे रख दीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे है भाई मेरे ना टाइम्स, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है ना भाई मेरे 16 डिवीजन 16 है टाइम्स 3,
यहाँ पे क्वेश्चन में जो है ना भाई मेरे आपका 16 है, देखिए 16 है आपका, ये भागा है 8 है, अब माइनस है 4 है, जोड़ 2 है, अब गुना है 3, यही आपका है, ठीक है ना। अब इसको कीजिएगा तो 16 भागा का अर्थ कीजिए, भागा का अर्थ आपका इसमें दिया हुआ है गुना 8, और घटाव का अर्थ जोड़ है 4, और जोड़ का अर्थ भागा है 2, और गुना का अर्थ आपका क्या है घटाव 3। अब देखिए इसमें देखिए 2 दूनी 4, 4 में से 2 में भाग दिया तो 2 बचेगा, 128 से 2 128 कितना हो जाएगा। और जब इसको सोल्व कीजिएगा ना भाई मेरे तो 128 4 में से 2 में भागा दीजिएगा तो 2 बचेगा, 128 तो 128 और 2 जोड़िएगा तो कितना बचेगा 130, 130 में से 3 घटाइएगा ना तो आपका 127 आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक क्वेश्चन है भाई मेरे, लड़कों की पंक्ति में राम बाएं से 10वें नंबर पर है। राम जो है ना भाई मेरे, राम जो इसमें है 10वें नंबर पर है, ठीक है, और श्याम दाएं से 12वें नंबर पर है। श्याम जो है दाएं से 12वें नंबर पर है। आपका जी कह रहा है कि राम जो है यहाँ पे अगर चल जाता है, राम यहाँ पे पहुँच जाता है तो ये 18वां नंबर पर पहुँच जाता है, 18वां नंबर पर पहुँच जाता है, और ये श्याम वाला सीटवा इधर से यार 12 है ये ही, तो 18 जब 12 जोड़िएगा भाई मेरे ना तो आपका 30 आएगा, लेकिन श्याम वाला सीटवा वही वाला सीटवा बैलेंस में बचा हुआ, इसमें 30 में से 1 घटाइएगा तो ये आपका जो है ना भाई मेरे आपका 29 बच जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अध्ययन है, नौकरी या परीक्षा है, कमाना है, आवेदन। तो पहले क्या कीजिएगा, पहले तो भाई अध्ययन कीजिएगा ना। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला हमें दिया अध्ययन, नौकरी, परीक्षा, कमाना, आवेदन। तो पहले क्या कीजिएगा, पहले कीजिएगा तब ना आवेदन कीजिएगा, कि पहले आवेदन कर दीजिएगा फिर अध्ययन कीजिएगा तो वैसे तो नौकरियों नहीं लगेगा। तो पहले अध्ययन कर देंगे, फिर आवेदन देंगे, अब फिर परीक्षा देंगे, फिर परीक्षा देंगे, फिर नौकरी लगेगा, तब ना कमाइएगा। 1 5 3 2 1 5 3 2 4 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाई मेरे, कथन गुणवत्ता की कीमत होती है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष में दिया भारत में शिक्षा गुणवत्ता जल्द ही सुधरेगी, अकेले वित्त पोषण शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। देखिए भाई मेरे, गुणवत्ता की एक कीमत होती है, कह रहा है गुणवत्ता की एक कीमत होती है। अब भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा जो धन है आवंटित कर रहा है, मतलब कीमतों भी होता है, धन आवंटित कर रहा है, यानी कि दोनों पॉजिटिव में है। तो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधरेगी। यहाँ पे तो ये निष्कर्ष के अनुसार के अनुसार कथन के अनुसार ये तो पालन कर रहा है, लेकिन कह रहा है दूसरा निष्कर्ष अकेले वित्त पोषण शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। तो भाई ये निष्कर्ष कथन में नहीं है आपका, यहाँ पे भाई मेरे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 यहाँ पे जो है ना भाई मेरे, केवल निष्कर्ष 1 ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा, ये नंबर केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, 1 अनुसरण करता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भाई मेरा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाई मेरे, टिकाऊ निर्माण के लिए रुद्र सीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। एक विज्ञापन है, तो लोग टिकाऊ निर्माण चाहते हैं तब ना प्रचार किया है वो। भाई मेरे ये निष्कर्ष पूर्वधारणाएं लगा सकते हैं, रुद्र सीमेंट टिकाऊ है। तो इसमें भाई मेरे कथन में बोला गया है कि टिकाऊ निर्माण के लिए रुद्र सीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि बोल रहा है कि कथन टिकाऊ निर्माण के लिए, तो रुद्र सीमेंट टिकाऊ होगा तब ना बोला होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है। कोई अन्य सीमेंट टिकाऊ नहीं है, तो ये भाई मेरे गलत है, ये अन्य सीमेंट के नहीं निकाल सकते। आपका इसमें फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट और सेकंड ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टेबल आपका दिया हुआ है, इसी में आपको भाट के निशान निचला वाला ज्ञात करना। इसी के अनुसार ये वाला दिया हुआ है, दूसर का भी दिया हुआ है, और तीसर का भी के अनुसार, तीसर का भी ऊपर का, तीनों के अनुसार हमको निकालना है। तो देखिए ऊपर का तीनों के इसमें वाले को जोड़िए, इसमें वाले को जोड़िए। 4 2 6 1 7, 7 गुने 5 जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 35, और इसमें 21 घटा देना है। देखिए तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा आपको, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। आप देखिए 5 3 8 2 10, 10 गुने फिर 5 कीजिए, आपका 50 आया। अब 50 में फिर 21 कीजिएगा तो आपका 29 आ जाएगा। उसी प्रकार से भाई मेरे 4 4 10, 10 3 13,
13 गुने 5 कीजिएगा, अब माइनस जब 21 कीजिएगा ना, 13×5 = 65 माइनस 21 है, तो आपका ये आ जाएगा 44 के बराबर। ये जो है ना भाई मेरे, आपका आ जाएगा 44। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति का चयन के भाई मेरे, यहाँ पे आकृति छूट गया है। और आप बताइए भाई मेरे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। 109 और 108 तक हमने पढ़ा। और बताइए मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों और दोस्तों को जोड़िएगा। और मैं आगे मैं बहुत तरह के बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा भाई मेरे। और आप मेरा चैनल है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा भाई मेरे। आपके वीडियो में इतना ही, थैंक यू।